तो लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था, टॉर्क के बारे में पढ़ा था, एंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क हमने डिराइव किया था. सो द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क वाज समथिंग लाइक dl वेक्टर अपॉन में dt इज इक्वल्स टू टो. राइट. अब हम कुछ एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? जो इनर्शिया हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल मोशन में. राइट. ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? जो मोशन अपने पास स्ट्रेट लाइन में हो रहे थे, जो एंगुलर मोशन नहीं थे, सर्कुलर मोशन नहीं था, रोटेशनल मोशन नहीं थे. राइट. तो कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अपने पास चल रहा है, इस पाथ के अलोंग चल रहा है, तो अपने पास ये ट्रांसलेशनल मोशन था. राइट. तो इस मोशन में हमने क्या पढ़ा? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ. राइट. उसमें क्या था? इनर्शिया क्या डिफाइन हुआ था अपने पास? इनर्शिया वाज डिफाइंड एज the inability of a body to change its position. Right. Inability of a body to change its position by itself. कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन अपने आप चेंज नहीं कर सकती, ये अपने पास एक्सप्लेन हुआ था इनर्शिया में. इसमें एक्सप्लेन हुआ है इनर्शिया में. लेकिन जब अपने पास रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, रोटेशन मोशन में देखिए, सबसे पहले ट्रांसलेशन मोशन में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, हम एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं. राइट. और कोई भी ये वाई एक्सिस है और एक कोई ये एक्स एक्सिस है. कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पास इस एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, हम ऐसा मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है. राइट. जब ये मूव करेगा तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी. क्या होगी? अपने पास इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी. और जब अपने पास इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो अपने पास ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं हम? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में. ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम चेक करेंगे तो कोई भी पार्टिकल इस बॉडी का फिक्स नहीं है, हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. देखिए, इस बॉडी की पोजीशन यहाँ पे है, इस टाइम पे इसके पार्टिकल का अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा, और थोड़े टाइम के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करके इस पॉइंट पे जा चुके हैं. राइट. और थोड़े टाइम के बाद वो किसी अलग पॉइंट पे जा चुके हैं. तो इस तरीके से अपने पास क्या है कि हर एक पार्टिकल, ठीक है, लाई करने वाला, बॉडी पे लाई करने वाला हर एक पार्टिकल टाइम टू टाइम अपनी हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है? पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है. अब यहाँ से वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया. बट जब बात करते हैं हम रोटेशनल मोशन की, रोटेशनल मोशन में क्या खास बात है? देखिए, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है. राइट. इस ऑब्जेक्ट को हमने इस पॉइंट से फिक्स कर दिया. राइट. इस पॉइंट से फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से जैसे मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो जब मैं इसको घुमाऊंगा, जब मैं इसको रोटेट करूंगा, देखिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ. राइट. जब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाऊंगा, तो इसका एक पॉइंट, जो ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मैंने इसको फिक्स किया, ये फिक्स रहेगा. आप एक्स वाई एक्सिस बनाइए यहाँ पे. राइट. दिस एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस. जब ये पार्टिकल घूमेगा गोल गोल, राइट, जब ये इस टाइप का सर्कुलर मोशन, इस टाइप का पार्टिकल इस पॉइंट के चारों ओर घूमेगा, तो जो सर्कुलर इस टाइप का जो है, इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस उतना ही होगा जितनी इसकी लेंथ होगी. तो इसके अलोंग जब ये पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे होगा, तो हर बार क्या होगा? इसका पॉइंट चेंज होगा. राइट. हर एक पॉइंट चेंज होगा, हर एक पॉइंट. कुछ टाइम पहले यहाँ होंगे, फिर कुछ टाइम पहले यहाँ होंगे, कुछ टाइम बाद यहाँ होंगे, यहाँ होंगे. बट ये वाला जो एक पॉइंट है, इसका पोजिशन वेक्टर कभी चेंज नहीं होने वाला है. राइट. जिस पॉइंट से हमने इसको फिक्स किया है, वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है. लाइक दिस पॉइंट विल नेवर गोइंग टू चेंज इफ दिस इज रोटेशनल मोशन, इफ दिस इज रोटेशनल, if this is rotational motion, और better to say pure rotation motion. क्या होगा अपने पास? प्योर रोटेशन मोशन. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. लाइक कोई भी गाड़ी है अपने पास, ठीक है, ये उसके टायर है. राइट. ठीक है. राइट. ये अपने पास लाइक गाड़ी है और ये उसके टायर है. राइट. तो जब ये गाड़ी अपने पास आगे मूव करती है, जब ये गाड़ी आगे चलेगी, तो देखिए इसके टायर का जो मोशन होगा, वो टायर का मोशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा. लाइक इस डायरेक्शन में मूव करे तो टायर ऐसे मूव करेंगे. बट जिस पॉइंट पे फिक्स है, जो इसका सेंटर है, एग्जैक्टली इस टायर का सेंटर, वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा. वो कैसे चलेगा? वो डायरेक्ट स्ट्रेट चलेगा, डायरेक्ट स्ट्रेट चलेगा. यानी टायर के साथ हो क्या रहा है? बेसिकली एक टायर को इस, यदि किसी भी एक टायर को हम स्टडी करें अलग से, लाइक आई वांट टू स्टडी दिस टायर. राइट. इस टायर को हम पढ़ना, स्टडी करना चाहते हैं अलग से, तो क्या होगा कि ये टायर तो चल रहा है. देखिए, ये टायर जो है, इस टायर का हर एक पार्टिकल, ये इसका फिक्स पॉइंट है जहाँ पे अपने पास एक्सिस पे अटैच्ड है. तो टायर लाइक ऐसे घूम रहा है. राइट. ये टायर ऐसे घूम रहा है, और ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में चल रहा है. समझ पा रहे हो आप? इस सिचुएशन को देखिए जरा. ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, और ये वाला पॉइंट कैसे चल रहा है? आगे चल रहा है. और इसका हर एक पॉइंट, इस टायर का हर एक पॉइंट गोल गोल घूम रहा है और आगे भी चल रहा है. दो मोशन कर रहे हैं. तो ये अपने पास क्या हो गया? रोटेशनल, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल. रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो गया. राइट. कब? जब अपने पास क्या होगा? टायर अपने पास गोल गोल भी घूमेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल भी घूमेगा और आगे भी चलेगा. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने पास मूव करता है, ठीक है, तो उसका टायर जब घूमता है, तो रोटेशन मोशन प्लस कौन सा मोशन होता है? ट्रांसलेशनल मोशन होता है. तो ये प्योर नहीं होता. राइट. ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन को मान लेते हैं. ठीक है.
प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, और यहाँ पे प्योर रोटेशन मोशन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है या करने के कैपेबल है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपने पास रोटेशन मोशन और ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है या करने के कैपेबल है, तो इसका मतलब उसमें दो टाइप के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे। कौन से? एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब अपने पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू जीरो होगा। क्या होगा? सभी फोर्सेस का सम क्या होगा? जीरो होगा, और एक्सलेशन क्या होगा इसका? जीरो, और एक्सलेशन क्या होगा? जीरो होगा, राइट। और रोटेशन, दूसरा इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ROTATI, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होगा? सम ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल टू जीरो, राइट। सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। और टॉर्क बेसिकली क्या करते हैं? हमने लास्ट टाइम में प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम किया था, राइट। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम क्या था, या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या था? हमने क्या देखा था? एक रोड है, उस रोड को और उसको एक वेज पे हमने इसको फिक्स किया था। तो जो जो फैक्टर इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं और जो जो फैक्टर इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं, यानी एक टॉर्क हो गया अपने पास टो वन, एक टॉर्क हो गया टो टू, राइट। और यदि ये ना ही तो इस डायरेक्शन में नीचे झुक रहा है और ना ही इस डायरेक्शन में नीचे झुक रहा है, तो इसका मतलब टो वन इज इक्वल टू टो टू। ये अपने पास कौन सा इक्विलिब्रियम आ गया? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। ये नहीं तो इस साइड नीचे जा रहा है, ना इस साइड नीचे जा रहा है। बट हो क्या रहा है कि इस साइड लेके जाने वाला टॉर्क जो है, जगह ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएगा इस डायरेक्शन में, और ये वाला मूव करवाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो सम ऑफ अपोजिट टॉर्क इक्वल होंगे, सम ऑफ अपोजिट टॉर्क्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। जैसे इस टॉर्क, ये जितने भी टॉर्क होंगे इस डायरेक्शन में लगने वाले, जैसे 10 टॉर्क है, तो इन सभी 10 टॉर्क का सम इक्वल होगा इसके, राइट। और यदि कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं तो दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, और उसके हिसाब से हम कुछ अलग अलग टाइप की यहाँ पे चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि इस पे सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो है, इस कंडीशन में मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है और सम ऑफ ऑल टॉर्क जीरो है, और ये ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा, ये अपने आप गोल गोल नहीं घूम रहा, अपने आप गोल गोल नहीं घूम रहा है। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं इस पॉइंट पे फिक्स कर देता हूँ, राइट। ये अपने पास पेन है, राइट। इसको मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, ये ना ही इस डायरेक्शन में जा रहा है और ना ही इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा। इसका मतलब सम ऑफ ऑल टॉर्क क्या है? जीरो है। सम ऑफ ऑल टॉर्क क्या है? जीरो है। और ये अपनी पोजीशन अपने आप ये इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, राइट, या फिर अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। किसकी वजह से? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन नहीं करता इनर्शिया की वजह से, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता ट्रांसलेशनल इनर्शिया की वजह से, राइट। ट्रांसलेशन मोशन नहीं करता इनर्शिया की वजह से, और कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन नहीं करता मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? उसको इनकैपेबल, असमर्थ बनाता है अपने आप रोटेशन मोशन के लिए, अपने आप रोटेशनल मोशन करने के लिए, राइट। क्या करता है रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वो अपने आप, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता, इसके असमर्थ बनाता है, इनकैपेबल बनाता है, अकैपेबल बनाता है। तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैलकुलेट कैसे करें? कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? तो इसका सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम। एक कोई भी रोटेशनल मोशन वाली बॉडी का हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और उसके थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी अपने पास जैसे बॉडी है, कोई इरेगुलर शेप की अपने पास बॉडी है, और इसको हमने, ये वाला पॉइंट हमने फिक्स किया हुआ इस बॉडी का, क्लियर है। और इसका कोई भी आप मास पार्टिकल, लाइक ये वाला मास पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया, ये अपने पास कोई पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो अपने पास समथिंग r है। क्या है अपने पास? किसी भी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे, इस एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और ये बॉडी बनी है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, और इस जो ये ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट को हमने कंसिडर किया उसका मास हम m मान लेते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का हमने कंसिडर कर लिया, और ये जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है ये गोल गोल घूम रहा है, इसके चारों ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है पूरा ऑब्जेक्ट, राइट। ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे, राइट, ऐसे घूम रहा है ये। जब यहाँ पे ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब इसकी कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, यानी इस पार्टिकुलर पार्ट की कोई ना कोई टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। और जब ये पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इस सिर्फ एक पार्टिकल का सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो ये होगा, राइट। ये r रेडियस होगा, राइट। ये इस डायरेक्शन में इस टाइप के पाथ में गोल गोल घूम रहा है तो इसका रेडियस होगा, राइट। सिर्फ इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, जिस पार्टिकल को हमने हाईलाइट किया है। और इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इसके अलोंग, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, राइट। जब इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगी, जब इस पॉइंट पे होगा तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगी। तो ये सारी इसकी क्या होगी? इसके अलोंग टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, राइट।
और आर इसका क्या है, रेडियस है। इस सर्कुलर पाथ का आर क्या है, रेडियस है, और उस पार्टिकल का पोजीशन है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो जब ये आर इसका पोजीशन वेक्टर होगा, आर इसका सॉरी पोजीशन होगा, रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, तो इस एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन पार्टिकल विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपने पास गोल गोल इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, राइट। ये ऑब्जेक्ट जब गोल गोल इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेट द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी हमने क्या मान ली, ओमेगा। अब हमें एक रिलेशन देखना है कि लीनियर, अब इस पूरे ऑब्जेक्ट के देखिए v अपने पास आ गया, इसका टेंजेंशियल एक पार्टिकल का वेलोसिटी, राइट। और इस पार्टिकल का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं। देन द रिलेशन बिटवीन, अब रिलेशन क्या है अपने पास, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट इज सॉरी दैट इज v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, आर ओमेगा। तो v किस हम पुट कर सकते हैं, आर ओमेगा। देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, v की जगह पुट किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर ओमेगा एंड देयर इज अ स्क्वायर, तो दिस होल टर्म बिकम्स हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है किसकी, एक पार्टिकल की। हम इसकी टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये एक पार्टिकल क्या है, राइट। इसको इस काइनेटिक एनर्जी को हम समथिंग लाइक के इस पार्टिकल को कोई नंबर दे देते हैं हम, लाइक मैंने इस पार्टिकल को नंबर दे दिया समथिंग पार्टिकल नंबर 1। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस 1 हो जाएगा, मास इसका 1 हो जाएगा, और 1 इसकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, राइट। कोई भी इसको 1 नाम दे दिया इस पार्टिकल को हमने। तो आप बोलता है ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। जब अपने पास ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो उनकी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होगी, सबको सम करेंगे तभी अपने पास क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो देखिए हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस सो ऑन, इनफाइनाइट टाइम्स तक आगे जाएगा अपने पास, राइट। तो जैसे हमने k1 की वैल्यू निकाली, k1 की वैल्यू देखो ये r1 और m1 आ गया इधर ना, m1 r1, ठीक है, और ये आएगा। बट ओमेगा के साथ मैंने 1 नहीं लिखा है। ओमेगा के साथ 1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जो इस एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी होगी वो इस पूरी बॉडी की एंगुलर, हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। मैं आपको एक लॉजिक, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे अपने पास कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है, किसी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। इस बॉडी में लाई करने वाला हर एक पार्टिकल, ठीक है, इस बॉडी में लाई करने वाला हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी। यदि उन पार्टिकल की वेलोसिटी v नहीं होती है तो वो पार्टिकल, यदि उन पार्टिकल की वेलोसिटी v नहीं होती है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये बॉडी की जो स्पीड है अपने पास 10 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब सभी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यदि वो नहीं चलेंगे तो या तो पीछे रह जाएंगे या वो आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब वो उस बॉडी का पार्ट नहीं होंगे, इसका मतलब उस बॉडी का पार्ट क्या होंगे, वो नहीं होंगे। ये आ गया ट्रांसलेशनल मोशन की बात। ट्रांसलेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सभी पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में होना चाहिए। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी में देखिए जैसे ये हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे ये इसी ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये अपने पास एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल या फिर कुछ भी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, इस तरीके से ऐसे पास हो रहा है, राइट, यहाँ से ऐसे बिल्कुल अप टू डाउन, ये ऐसे एक्सिस है। और इस एक्सिस के पैरेलल में ऐसे एक्सिस है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से इसके साथ अटैच किया है, लाइक दिस इज द ऑब्जेक्ट, लेट मी शो यू। लाइक इसके साथ मैंने इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट अटैच किया यहाँ पे। तो इस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट कैसा नजर आएगा, ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, राइट, हो सकता है ऐसा कुछ नजर आ रहा हो आपको ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है, लाइक दिस, लाइक, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए इसकी कोई भी टाइम t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे इसका पोजीशन बनाते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो हर एक पार्टिकल का क्या होगा, एक अलग अलग पोजीशन होगा, अलग अलग पोजीशन होगा हर एक पार्टिकल का, हर एक पार्टिकल तो अलग अलग पोजीशन होगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट अपने पास देखिए, ये ऑब्जेक्ट इस t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, जब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट यहाँ से घूम के यहाँ तक आ जाएगा तो इसने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया हुआ, इसने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया 360, यानी 360 डिग्री। और टू बी फेयर क्या होगा, पाई में यदि बात करें तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। कितना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया इसने, 2 पाई।
तो 2 पाई इसने किया, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट में लाई करने वाले हर एक ऑब्जेक्ट ने, हर इस ऑब्जेक्ट पे लाई करने वाला हर एक पार्टिकल ने कितना 360 डिग्री मूव किया कि नहीं किया। जब एक सर्कल कंप्लीट होते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से इसको घूम के आने के बाद, यहां से घूम के आने के बाद अपने पास हर एक पार्टिकल ने क्या किया है, 360 डिग्री और 2 पाई इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। इसका मतलब सभी पार्टिकल ने सेम टाइम में, सभी पार्टिकल ने सेम टाइम में, जितने टाइम में अपने पास ये कैप यहाँ पे पहुंचा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा है, सभी पार्टिकल उसी टाइम पे क्या पहुंचा। यदि ये वाला पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है तो ये एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद वो लाइक यहाँ पे पहुंच जाएगा। राइट, समझ में आ रही है बात? ये लाइक कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से घूम के आने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा वापस। राइट, तभी अपने पास एज इट इज वो ऑब्जेक्ट बचेगा। तो यानी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या रहेगा अपने पास, सेम रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा कितने भी टाइम के लिए हम चेक करें। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट का जो इस एक ऑब्जेक्ट का ओमेगा है वही इस पूरी बॉडी का क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा। ओमेगा इज टोटली डिपेंड अपॉन डी थीटा अपॉन में डी टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने भी टाइम, जितने भी टाइम के लिए आप चेक करेंगे वो सेम होगा। एक सेकंड के लिए आप कितने ही पार्टिकल का चेक करेंगे तो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए हमने ओमेगा के साथ ओमेगा 1 या फिर ओमेगा 2 नहीं यूज किया। ठीक है, तो K1 इज इक्वल टू हाफ, ये आ गया अपने पास। ऐसे अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस, ऐसे अपने पास इनफाइनाइट टाइम चलता जाएगा। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर और हाफ कॉमन आ रहा है तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा अपने पास m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। राइट, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ, ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर, आर का स्क्वायर अपने पास, और आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन। राइट, ये अपने पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया अपने पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी का यदि अपने पास ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों काइनेटिक एनर्जी को यदि फॉर्मूले बाय विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन यदि कंपेयर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वेलोसिटी की जगह कोई वेलोसिटी से रिलेटेड पार्टिकल होना चाहिए, कंपोनेंट होना चाहिए। मास की जगह मास से टाइप कोई कंपोनेंट होना चाहिए, हाफ की जगह कोई हाफ टाइप कंपोनेंट होना चाहिए। राइट, तो जब हम इसको चेक करेंगे तो देखिए हाफ की जगह अपने पास रोटेशन में भी हाफ है, ट्रांसलेशन में भी हाफ है। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का स्क्वायर अपने पास, तो यहाँ भी एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर होगा, मतलब सेम टाइप कंपोनेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं मास की, तो इस वाले केस में तो मास है, लेकिन यहाँ पे जो मास टाइप कंपोनेंट आ रहा है वो ये पूरी क्वांटिटी आ रही है, दिस इज द मास टाइप कंपोनेंट। राइट, ये किस टाइप का कंपोनेंट है, मास के जैसा कंपोनेंट है। और जो मास अपने पास इस काइनेटिक एनर्जी में काम कर रहा था, ठीक है, रोटेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में जो ये काम कर रहा था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसकी जगह वो ये काम करता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, जैसे मोमेंट ऑफ टॉर्क है, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, इसी तरह मोमेंट ऑफ मास है, इसी तरह मोमेंट ऑफ मास है, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस होल टर्म इज रिटन एज k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 अप टू n एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो अब यदि हम इसको, ये तो अपने पास देखिए समेशन वाला एक्सप्रेशन है, ये तब अपने पास जब नंबर ऑफ पार्टिकल, दिस जो ये वाला एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। राइट, ये एक्सप्रेशन कब है, जब अपने पास पार्टिकल है वो काउंटेबल हो। पार्टिकल क्या है अपने पास, काउंटेबल हो। लेकिन जब पार्टिकल काउंटेबल नहीं होते तब हम हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन की। राइट, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। एंड दैट इंटीग्रेशन सेज दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू, जो ये समेशन इसकी जगह गया इंटीग्रेशन का सिंबल। और जरा इसको देखिए, जो पर्टिकुलर एक मास है, ये कोई भी एक मास है, इस एक मास को हम ले रहे हैं,
राइट। एक मास को हम इसको m1 m2 या m3 कोई भी नाम दे रहे हैं पर्टिकुलर मास को, तो इंटीग्रेशन के चक्कर, इंटीग्रेशन की बात करें तो ये स्मॉल मास हो जाएगा। स्मॉल मास को किससे नोट करेंगे, dm से। दिस mi कन्वर्टेड इनटू dm एंड दिस r इज द पोजीशन। ये जो r है ये किसकी पोजीशन है, इस m की, जो स्मॉल मास है। तो हमारे पास क्या हुआ, इसकी पोजीशन हमने क्या मान ली, इसकी पोजीशन हमने मान ली r, राइट। dm मास उसकी पोजीशन हमने क्या मान ली, r मान ली। तो दिस होल टर्म बिकम्स दिस लाइक दिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया for a continuous mass system is given by r square dm, right, this is the r square dm। तो ये अपने पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो r अपने पास क्या है, dm का पोजीशन है। dm का क्या है, पोजीशन है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिस एक्सिस के चारों ओर ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ये अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से डीएम मास का क्या है, पोजीशन है, डीएम मास का पोजीशन। तो किसी भी एक बॉडी का हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक थोड़ा सा कुछ एक दो टर्म है, जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन है। रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग लाइक, हम यदि कंपेयर करें तो मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन कोई नई चीज नहीं है। जो अभी हम r1 r2 r स्क्वायर की बात कर रहे थे, ये वाला जो एक्सप्रेशन हम कर रहे थे, देखिए सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन जो है मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यदि यहाँ पे समेशन वाला केस है, समेशन mi ri स्क्वेयर इज इक्वल टू, यदि हम इसको लिखें तो अपने पास क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर प्लस m3 r3 स्क्वेयर प्लस अप टू इनफाइनाइट, राइट, अप टू सॉरी n टाइम्स, इनफाइनाइट नहीं, अप टू n टाइम्स। if m if mass of all the particles are same, यदि सभी पार्टिकल का मास अपने पास क्या है, सेम है, इन दैट केस समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वेयर बिकम्स एम आर वन स्क्वेयर प्लस एम आर टू स्क्वेयर प्लस एम आर थ्री स्क्वेयर प्लस सो ऑन। यानी m क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो m कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आर वन स्क्वेयर प्लस आर टू स्क्वेयर प्लस आर थ्री स्क्वेयर प्लस सो ऑन, राइट। और यदि हम इसको m को यदि मल्टीप्लाई कर दें, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस m विद n, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड विद n, not m, multiplying and divide with n, and this whole term is r1 square plus r2 square plus r3 square plus so on, right। now this term becomes m into n if there are n number of particle और एक पार्टिकल का मास m है। देखिए ये बहुत सारे पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल का मास क्या है, m है, और ऐसे कितने पार्टिकल है, n है, n पार्टिकल है। तो m प्लस m प्लस m प्लस n टाइम्स इसको m ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पूरी बॉडी का मास आ जाएगा, ठीक है। तो दिस m into n becomes capital M, ठीक है, and this r1 square plus r2 square plus r3 square plus so on up to upon n, right, ये आ गया। and this term is called radius of gyration, this term is called radius of gyration, and this is denoted by k, that m k square, where k square is r1 square plus r2 square plus r3 square plus so on upon में n, this is the रेडियस ऑफ जायरेशन। इफ यू पुट दिस गाय अंडर द रूट, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इस रेडियस ऑफ जायरेशन का एक्सप्लेनेशन नथिंग, बस एवरेज डिस्टेंस है अपने पास। और ये ऑलमोस्ट अपने को, जब आप सभी r1 r2 r3 एंड सो ऑन सबका स्क्वायर करके आप इसका एवरेज पॉइंट निकालोगे तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट करेगा, ऑलमोस्ट अपने को पॉइंट शो करेगा इसके सेंटर ऑफ मास को। ऑलमोस्ट किसको शो करेगा, ये सेंटर ऑफ मास को। तो हम इस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्लेनेशन से हम इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। ये था अपने पास रेडियस ऑफ जायरेशन। नेक्स्ट अपने पास है एक्सिस परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो अपने सीबीएसई सिलेबस में इस बार निकाल दी गई है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बट स्टिल हम उसको करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इसके बाद अपने पास एक टॉपिक और रहता है परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बाद, उसके बाद अपने पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट बेटर ये है कि सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उसके बाद एक्सिस थ्योरम एक्सप्लेन करते हैं। देख, तो ये अपने पास कोई भी एक रोड है, इस रोड को जो रखा गया वो समथिंग एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है, ये वाई एक्सिस है, और इसको रखा गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ये रोड बेसिकली क्या है, रोड सिर्फ वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, रोटेट हो रही है, राइट, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो ये रोड ऐसे रखी है, ये दिस इज द वाई एक्सिस, ये अपने पास रोड रखी है, तो ये इसके चारों ओर ऐसे से घूम रही है, राइट, ऐसे से घूम रही है। तो हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और गिवन अपने को क्या है, गिवन है टोटल मास ऑफ दिस गाय,
वो टोटल मास अपने को दिया हुआ दैट इज कैपिटल M, टोटल लेंथ वो अपने को गिवन है L, दैट इज फ्रॉम हेयर टू हियर, राइट, ये अपने को गिवन है। और नेक्स्ट टर्म इज गिवन दैट दिस रोड हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी, इसका मतलब यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी का मतलब इसका मास है वो लेंथ के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया। इसका मतलब कहीं ऐसा नहीं है कहीं भारी है कहीं हल्की है कहीं कुछ है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेट है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है अपने पास, राइट। आप इस रोड का ये छोटा सा पार्ट उठाएं, ठीक है, या फिर ये इतना पूरा बड़ा पार्ट उठाएं, जब भी आप एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालें, कौन सी वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू एम अपॉन में एल, और लैम्डा अपने पास है लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। इस जो ये वैल्यू निकालेंगे आप, दिस इज द कंप्लीट मास अपॉन में कंप्लीट लेंथ, टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ जब आप निकालेंगे तो यहां से कोई भी वैल्यू आएगी, वट एवर द वैल्यू, वो वैल्यू हमेशा इक्वल होगी इस रोड के किसी भी पार्ट को आप उठाइए, राइट। मैं इस रोड का लाइक ये छोटा सा पार्ट यहां से उठाना चाहता हूं, इस रोड का छोटा सा पार्ट, कोई भी पार्ट उठाना चाहता हूं, राइट। इस छोटे से पार्ट की कोई ना कोई लेंथ होगी, ये इसकी इस छोटे से पार्ट की कोई ना कोई लेंथ होगी। इस छोटी सी लेंथ को जो भी इस पार्ट का मास है, इस पार्ट का मास मैं मान लेता हूं dm, और इस छोटे से पार्ट की लेंथ मैं मान लेता हूं dx, इस छोटे से पार्ट की लेंथ क्या मान लेता हूं dx। तो बोलता है यदि आप इस छोटे मास को डिवाइड करो इस छोटी लेंथ से, तो यहां से जो वैल्यू आएगी, यहां से जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। ये पार्ट कहीं से भी उठा सकते हो आप, ये पार्ट यहां से भी उठा सकते हो आप, ये छोटा सा बिल्कुल छोटा सा पार्ट आप यहाँ से भी उठा सकते हो, दैट इज यहाँ से पार्ट जो आपने उठाया वो dm उठाया, और इसकी थिकनेस कितनी है अपने पास, वो थिकनेस है इसकी कितनी dx, इसकी लेंथ कितनी है dx। तो आप ये लाइक इसको 1 पॉइंट दे दो, इसको 1 दे दो, तो ये भी इक्वल होगा अपने पास dm1 बाय dx1। आप ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब है, दिस इज अ फिजिकल मीनिंग ऑफ ए यूनिफॉर्म डेंसिटी, राइट। तो आ गया अपने पास लैम्डा का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अलोंग दिस एक्सिस, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, ठीक है, ये अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को जब हमने लिखा है यहाँ पे आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर डीएम, तो अपने को यहाँ पे आर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास कौन से एक्सिस के लोग एक्स एक्सिस के लोग, कौन से एक्सिस के लोग, एक्स एक्सिस के लोग। तो यहाँ पे एक स्मॉल मास कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, क्या मास हम कंसिडर करेंगे, स्मॉल मास डीएम। तो डीएम और डीएम का क्या पता होना चाहिए, पोजीशन पता होना चाहिए। तो मास तो हमने डीएम अज्यूम कर लिया यहाँ पे, दिस इज अवर मास डीएम, और इसकी पोजीशन अज्यूम करनी पड़ेगी, एंड दैट द पोजीशन इज समथिंग लाइक एक्स डिस्टेंस, कितनी दूरी पे है ये, एक्स डिस्टेंस पे है, राइट। एक्स डिस्टेंस पे अपने पास डीएम है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास देखिए आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो आर की जगह अपने पास एक्स आ जाएगा और डीएम की जगह डीएम आ जाएगा। दो डिफरेंट वेरिएबल है, डीएम एक्स पे ऑपरेट नहीं हो सकता, डीएम किस पे ऑपरेट नहीं हो सकता, एक्स पे ऑपरेट नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, सेम वेरिएबल में चेंज करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, यहाँ से वेरिएबल हम चेंज करेंगे। तो डीएम की वैल्यू निकाल लेंगे, डीएम की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास देखिए ये क्या है, इधर देखिए जरा, m अपॉन में l इज इक्वल टू अपने पास है dm अपॉन में dx, एंड द वैल्यू ऑफ dm इज इक्वल टू m अपॉन में l इंटू dx, राइट। अब dm की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, dm की वैल्यू m अपॉन में l dx, राइट। इस dm की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या नेक्स्ट क्या आएगा, i इज इक्वल टू m अपॉन में l, और सॉरी r स्क्वायर है तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, सॉरी फॉर दैट। देखिए r की जगह x पुट किया है तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर आएगा, m अपॉन में l देखिए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब सिर्फ वेरिएबल कौन रहा है, x वेरिएबल रहा है, कौन वेरिएबल रहा है यहाँ पे, सिर्फ x रहा है। और x को हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू कम से कम 0 हो सकती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जो इस रोड की क्या है, लेंथ है, क्या है जो इसकी रोड की लेंथ, देखिए यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये लेंथ। तो फ्रॉम 0 टू l, नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग दिस वन, m अपॉन में l इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, x की जितनी पावर उसमें एक बढ़ जाएगा, यानी 2 + 1, जितना ऊपर बना उतना ही नीचे, दैट इज 2 + 1। और अभी तक लिमिट का हमने यूज नहीं किया, तो लिमिट एज इट इज साथ के साथ चलेगी। तो क्या है अपने पास, इंटीग्रेट किया हमने m अपॉन में l, x 2 + 1 अपॉन 2 + 1 एंड समथिंग लाइक दिस, एंड दिस होल टर्म बिकम्स m अपॉन में l, नीचे 3 बन गया, 3 को हमने बाहर निकाल लिया, और ये क्या बना, x³ 0 टू l। नेक्स्ट प्रोसीजर सेम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा m अपॉन में 3l एंड इक्वल टू चल रहा है इनर्शिया, राइट। अपर लिमिट बोल तो l³ माइनस 0³, ये आ गया अपने पास i इज इक्वल टू m अपॉन में 3l एंड l³।
एल क्यूब है एल स्क्वायर, तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, एम अपॉन में 3 इंटू एल स्क्वायर। ये अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इस रोड का, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। अब बोलता है, जो मैं अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात कर रहा था, वो किस लिए कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था जैसे इस रोड का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रोड थी अपने पास, है ना, ये एक रोड थी, और इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हमने इस एक्सिस के लोग। अब बोलता है कि ये एक्सिस के लोग तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 3। अब बोलता है कि भाई यदि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए कौन से, कहीं और एक्सिस के लोग, लाइक इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मुझे इस वाले एक्सिस के थ्रू यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ जाए तो क्या होगा। लाइक पहले हम इस रोड को इस एक्सिस के लोग गोल घुमा रहे थे, अब इसके लोग यदि घुमाने लग जाए, ये अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहां से, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला, तो बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास क्या होगा भैया। तो इसके लिए कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम या फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब देखिए ये दोनों एक्सिस आपको कैसे नजर आ रहे हैं, पैरेलल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम अपने पास क्या बोलती है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो अपने पास बोलती है कि जिस भी अपने पास एक्सिस के लोग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, ठीक है, जिस भी एक्सिस के लोग अपने को क्या नहीं पता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, उसके अलोंग जो वैल्यू आएगी अपने पास, उसकी सबसे पहले तो दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए, राइट। दोनों एक्सिस के बीच में क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस पता, ये डिस्टेंस अब इस रोड का टोटल मास पता होना चाहिए। टोटल मास हमने मान लिया जी, इस रोड का टोटल मास m है जी, ठीक है। और आई सी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपने पास क्या है, वो अपने को निकालना है जी। और आई अपने को क्या है कि ये पता है। दोनों एक्सिस कैसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो l/2 लेंथ का हाफ होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है यूनिफॉर्म रोड का l/2 पे लाई करता है, जैसा कि हमें लास्ट उसमें कैलकुलेट किया था। तो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए एक एक्सिस, दोनों में से कोई भी एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। एक एक्सिस जो है वो कहीं भी हो सकता है बट पैरेलल हो इसके, तो उन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, टोटल मास पता होना चाहिए। तो बोलता है भैया जो आई है, जो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर ऑफ मास प्लस m, और ये आएगा l/2 स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस गाय, इसके अलोंग क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस अपने पास क्या होगा, पूरी रोड का मास और दोनों एक्सिस के बीच में जितना डिस्टेंस है। यदि ये डिस्टेंस होता है अपने पास x, तो क्या जाता है यहाँ पे x स्क्वायर, क्या जाता है अपने पास, ये x स्क्वायर आता, ठीक है। दोनों डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो भी उस वैल्यू को पुट करेंगे। अब जैसे अपने को इसके अलोंग तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना है अपने पास, ml स्क्वायर बाय 3 है, इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अलोंग निकालना है, IC हो गया और m की वैल्यू, टोटल मास m है और दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, l/2, तो l स्क्वायर बाय 4 आ गया। तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर बाय 3 माइनस ml स्क्वायर बाय 4। तो जो भी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी यहाँ से, यहाँ पे आएगी ml स्क्वायर 4ml स्क्वायर 3ml स्क्वायर 12ml स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू IC। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलोंग मोमेंट ऑफ सॉरी सेंटर ऑफ मास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ml स्क्वायर बाय 12। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। नेक्स्ट लेक्चर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे एंड ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे।